अगले 9 दिन में सस्पेंस खत्म हो जाएगा। लोकसभा चुनाव 2014 किसी थ्रिलर से कम नहीं रहा और हम पहुंचे हैं इसके सेमीफाइनल पर। आज 7 राज्यों में 64 सीटों के लिए वोट डाले गए। औसत वोटर टर्नआउट काफी हाई रहा है, 63% से ज्यादा रहा है। ये सीट बेहद अहम है क्योंकि एनडीए और नरेंद्र मोदी के हार जीत का फैसला इन सीटों से हो सकता है। 2009 में इन 64 सीटों में से एनडीए को सिर्फ 8 मिली थी। इन 64 सीटों में से 2009 में कांग्रेस को 35 सीट मिली थी। क्या लोकसभा चुनाव 2014 का अंतिम फैसला आखिरकार इस बात से तय होगा कि इन सीटों में बीजेपी और कांग्रेस की क्या परफॉर्मेंस रहती है? कांग्रेस पिछली बार की 35 सीटों में से कितनी बचा पाती है? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज हैं अमर उजाला ग्रुप के एग्जीक्यूटिव एडिटर एम.के. वेणु, राजनीतिक विश्लेषक पुरुषोत्तम अग्रवाल, वरिष्ठ पत्रकार टी.आर. रामचंद्रन और सीएनबीसी आवाज संपादक संजय पुगलिया। संजय जी, क्या आप इस थ्योरी से सहमत हैं कि एक तरह से पूरे इस चुनाव का फाइट इन 64 सीटों में दिखता है? क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी की वेव है तो इन सीटों में उनको अपना परफॉर्मेंस पलटना है। बिल्कुल ठीक, अगर उनकी वेव है तो पूर्वांचल और अवध के इलाकों में ये कहानी इसी तरीके से प्ले आउट होनी चाहिए जैसा वो क्लेम करते रहे हैं कि देश आशाओं की तरफ देख रहा है, देश जवान हो गया है और लोगों को अच्छी गवर्नेंस चाहिए। तो ये पिछड़ा इलाका है, विकास की रेडार से फिसला हुआ इलाका है। तो अगर उनकी ये थ्योरी सही है तो यहाँ उनको अच्छा समर्थन मिलना ही चाहिए, वरना इस पर सवाल खड़ा होगा कि कोई उनकी लहर थी या नहीं थी। इसी तरीके से आंध्र प्रदेश का भी जो जिक्र है वो बिल्कुल सही है कि कांग्रेस पार्टी की जो कामयाबी हुई थी वो आंध्र प्रदेश की 33 सीटों के बल पर हुई थी। तो जिस दिन सबको ये समझ में आ गया कि आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की कहानी टूट गई है, तो उस दिन से कांग्रेस पार्टी एक तरह से अपने आप को लगातार रेस से बाहर करती रही। मनोवैज्ञानिक रूप से आंध्र का टूटना कांग्रेस पार्टी का टूटना था, जहां तक लोकसभा चुनाव का ताल्लुक है। जी, अब हर राज्य और की कॉन्टेस्ट और सीट्स पर थोड़ा फोकस कर लेते हैं। पुरुषोत्तम अग्रवाल जी, उत्तर प्रदेश की सब चर्चा करें और उत्तर प्रदेश में सब अमेठी की ही चर्चा कर रहे हैं, लेकिन पते की बात तो ये भी है कि जो 15 सीटों में आज वोट डाले गए हैं उनमें 2009 में बीजेपी के हाथ एक भी नहीं आई। आपको लगता है कि इस बार जिस तरह का पुश और फोकस बीजेपी और नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में दिखाया उससे काफी फायदा होगा उनको? क्या स्थिति बदलती नजर आ रही है आपको? नहीं, देखिए, स्थिति तो बदलेगी और जाहिर है कि बीजेपी की स्थिति ये नहीं रहेगी कि उनको 0 सीटें मिलें। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जो उम्मीदें बीजेपी और मोदी को थीं वो इस इलाके से पूरी होती नहीं दिख रही। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण मैं भाजपा और इनके नेताओं के उन वक्तव्यों को मानता हूं जिनमें पहले से ये कहा जा रहा था 2 दिन पहले से कि रिगिंग होगी, इलेक्शन कमीशन, यानी अभी इलेक्शन हुआ नहीं था और उसके पहले ही रिगिंग की बातें हो रही थी, जिसका अर्थ मैं ये लगाता हूं कि एक तरह से अपने आप को कंसोल करने के लिए, अपने कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ाए रखने के लिए कि नतीजे अगर वैसे नहीं आए जैसे कि ये मान के चल रहे हैं कि आएंगे, तो हमारे पास एक सफाई मौजूद हो कि साहब रिगिंग हो गई, फलाना हो गया, ढिमका हो गया। मुझे लगता नहीं है कि जिस तरह का पोलराइजेशन भाजपा क्रिएट करना चाहती थी या जिस तरह की विकास परक इमेज मोदी जी की बना करके बाकी सब चीजों को गायब कर देना चाहती थी, मुझे नहीं लगता कि भाजपा पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के इस इलाके में उन दोनों में से किसी भी लक्ष्य में पूरी तरह कामयाब हुई है। तीसरी और अंतिम बात इस प्रसंग में, बिहार में लालू को 15 दिन पहले तक लोग राइट ऑफ कर रहे थे, अब कोई नहीं कर रहा। और जाहिर है कि उसका नुकसान भाजपा को होगा और फायदा कांग्रेस को। और बिहार पर हम आगे और डिटेल में भी जाएंगे क्योंकि बिहार की 7 सीटें बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन यूपी पर थोड़ा फोकस रखते हुए एम.के. वेणु जी, यहाँ पर वाराणसी इफेक्ट होना था। ये बीजेपी की एक ग्रैंड स्ट्रैटेजी थी कि अगर नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं तो उसका असर पूर्वी उत्तर प्रदेश में दिखेगा, बिहार की कुछ सीटों में दिखेगा। आपको लगता है कि मुद्दा नरेंद्र मोदी ही बन गए हैं इसी सीटों पर? देखिए, मैं पीछे 5 दिन मैंने दौरा किया, बिहार भी गया था और ईस्टर्न यूपी गया था, वाराणसी, भदोही, इलाहाबाद, उन इलाकों में गया था और मैंने देखा गांव में बहुत ही
छोटे जो कस्बे होते हैं जहाँ पे 100 फैमिलियाँ या 150-200 फैमिली, छोटे छोटे कस्बों में मैंने पूछा लोगों से, तो लोग दो बातें कहते हैं। पहले तो बोलते हैं कि टेलीविजन में रोज पिछले 2 महीने से रोज केवल मोदी की चर्चा हो रही है और मोदी का ही कई स्पीचेस दिखाए जा रहे हैं, तो उस वजह से एक मोदी की चर्चा सभी कर रहे हैं, और सारे जो यंग हो या बुजुर्ग हो कि भाई मोदी 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 का नाम चल रहा है। फिर बाद में थोड़ी देर बाद उनसे आप बात करोगी कि यहाँ की जमीनी सच्चाई क्या है, तो फिर वो बोलते हैं यहाँ पे तो बसपा बहुत स्ट्रांग है, यहाँ पे सपा बहुत स्ट्रांग है, यहाँ पे बड़ा स्ट्रांग त्रिकोणी 3 कॉर्नर फाइट है। तो वो जो टेलीविजन से जो सुना हुआ इंथुजियाज्म, वो फिर एक्चुअल इलेक्शन की बात करते तो वहां ट्रांसफर नहीं होता। तो ये मैंने कई जगह ये डिस्कनेक्ट देखा है कि जो मीडिया से सुनी हुई बात, उससे जो उन्होंने गाँव में एक्साइटमेंट है, वो फिर जमीनी जो बात आती है कि भाई कौन कैंडिडेट्स है, फिर वो कहते हैं भाई ये बसपा का तो बहुत स्ट्रांग है, इनके साथ दलित मुसलमान और सारे तबके इनके साथ हैं। तो नीचे लेवल, ग्रास रूट्स लेवल पे वो नहीं हो रहा। और मेरे को कभी कभी लगता है कि ये पहला एक प्रेसिडेंशियल टाइप इलेक्शन बीजेपी ने मोदी को आगे करते हुए लड़े हैं, और ये अमेरिका में जैसे टेलीविजन के थ्रू इलेक्शन लड़ा जाता है, उस तरह टेलीविजन के थ्रू प्रचार तो हो गया है, मगर उसके नीचे वो कन्वर्ट होता है कि नहीं, ये इस पे मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था। यानी मैसेज पहुंचा है, लेकिन क्या वो मैसेज वोट में तब्दील होंगे, ये क्लियर नहीं है। यहाँ पर टी रामचंद्रन जी के पास हम जाना चाहेंगे। सर, यूपी की हमने चर्चा की और साथ में एक बहुत ही क्रूशल फैक्टर होगा, आंध्र प्रदेश की 25 सीटें, इनमें से 21 ले गई थी। इन्हीं सीटों में से कांग्रेस 2009 में, ज्यादातर ओपिनियन पोल मान रहे कि यहाँ पर एक पूरी रिवर्स सिचुएशन दिखेगी, कांग्रेस का सफाया होगा। देखिए, जहां तक यूपी का सवाल है, एक बात तो बिल्कुल मेरे ख्याल में जायज हो रही है वहां पर, और वो ये है कि ये कोई बहुत ज्यादा मोदी वेव वहां किसी को नजर नहीं आ रही। ये जो 15 सीट आज गई हैं पोलिंग के लिए, इसमें से पिछली बार बीजेपी के पास एक भी नहीं था। बीजेपी को यहाँ नया ग्राउंड ब्रेक करना पड़ेगा, और इसी वजह से मोदी साहब वहां पर बैकवर्ड सेक्शंस की बात सडनली पिछले 2-3 दिनों से करने लगे हैं। खासकर जिस एरिया में पूर्व उत्तर प्रदेश और बाकी जगहों की बात कर रहे हैं, पूर्व उत्तर प्रदेश एक मायावती जी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जैसे वेणु साहब ने अभी खुद बताया कि कुछ जगहों पे वो होके आए। तो जिस तरीके से बीजेपी और मोदी साहब ढंडोरा पीट रहे थे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो शायद उनको ना हो। दूसरी तरफ जो आपने आंध्र प्रदेश का सवाल किया है, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि तेलंगाना कांग्रेस ने इसलिए बनाया क्योंकि उनको लग रहा था कि 42 सीट जो आंध्र प्रदेश से आती है लोकसभा के लिए, उसमें उनका बिल्कुल सफाया हो जाएगा। तो उन्होंने सोचा हम ना कि 33 सीट जो हमको पिछली बार मिली, उससे हम अगर 0 पे आ जाएंगे, उससे बेहतर ये होगा कि हम तेलंगाना आंध्र प्रदेश का बंटवारा करके तेलंगाना बना दें, जो एक बड़ा पुराना डिमांड है, 60 साल से चल रहा है। और वहाँ जो 17 लोकसभा सीटें हैं, उसमें से हमको कुछ 7-8 सीट भी आ जाएं तो हम अपने आप को गनीमत समझें। सीमांध्रा में आज 25 लोकसभा सीट और उसके साथ जो असेंबली के हैं 175, उनकी आज वोटिंग हुई है। यहाँ पर कांग्रेस बिल्कुल सफाया है क्योंकि सब उनके लीडर बिखर गए, उनके पास कोई पुराने और मजबूत कैंडिडेट्स नहीं हैं, और जो उन्होंने नए कैंडिडेट उतारे हैं वो कांग्रेस के प्रतिनिधि खुद कह रहे हैं सीमांध्रा में कि इनका जीतना कोई संभावना नहीं है जी। टक्कर वहां पर अगर आप देखेंगे तो तेलुगु देशम पार्टी भाजपा का जो गठबंधन है, और दूसरी तरफ वाईएस राजशेखर कांग्रेस की टक्कर है। अब यहाँ फिलहाल ऐसे लगता है कि यहाँ नेक एंड नेक रेस चल रही है। अगर आप देखें इसमें थोड़ा सा एडवांटेज किसके पास है
तो मेरा मानना है कि वो तेलुगु देशम पार्टी और बीजेपी के पास होगा। जी, तो यहाँ पर आज संजय जी एक कोट भी था जगन रेड्डी का कि अगर जरूरत पड़ी तो वो किसी भी गठबंधन के लिए मन खुला रखेंगे क्योंकि स्टेट को आगे बढ़ाना है वगैरह वगैरह। तो क्या हमने बात की 25 सीटें आंध्रा की, 15 सीट यूपी की, ये 40 सीटें नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के कॉन्टेक्स्ट में कितनी जरूरी है? और जिस तरह का आपने एनालिसिस सुना हमारे बाकी पैनल से, आपको लगता है कि एक मुश्किल रेस होगा? देखिए, यूपी के बारे में चूंकि ये माना जा रहा है कि ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट है, और मुझे लगता है कि ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट की दिक्कत ये है कि बिहार में लालू और कांग्रेस की जीत की बात हम क्यों कह रहे हैं? हम इसलिए कह रहे हैं कि वहां पर एंटी बीजेपी वोट एक जगह आके कंसोलिडेट हो गया है और सीधे मुकाबले में बीजेपी का ये डिसएडवांटेज है। लेकिन अगर यूपी में ये सीधा मुकाबला नहीं है और फ्रेगमेंटेड हो रहे हैं वहां पर बीजेपी के खिलाफ वाले वोट, तो ये बीजेपी के लिए एक सुविधाजनक स्थिति बना करके दे सकता है। ये बात हम बिल्कुल सही मानते हैं कि कहीं पर मायावती और कहीं पर मुलायम सिंह वहां पर मजबूत हैं, लेकिन फिर भी अगर जरा भी वहां के वोटर को कंफ्यूजन है तो ये बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा। इसलिए यूपी पर अभी कोई भी कॉल ले पाना बड़ा ही रिस्की होगा, बिल्कुल चुनाव के ठीक पहले, वो मैं नहीं करना चाहूंगा। लेकिन आंध्र प्रदेश के बारे में एक बात सर्टेनिटी के साथ कह सकता हूं कि अगर किसी को ये लगता है कि एनडीए स्कीम ऑफ थिंग्स में कोई सरकार बनेगी, तो उसका ये मानना बड़ा लाजिमी है कि आंध्र प्रदेश के करीब करीब तीनों पार्टियां शायद केंद्र सरकार को समर्थन दे रही हों, क्योंकि तेलुगु देशम तो अलायंस में है। जगन रेड्डी एक ऐसी परिस्थिति में होंगे जिनको सरकार के साथ जुगलबंदी में रहने में कोई दिक्कत नहीं है, तो वो बाहर का समर्थन हो, सशर्त समर्थन हो, ऐसा कुछ हो सकता है। और अगर टीआरएस कांग्रेस के अलायंस के बगैर सरकार बना पाती है राज्य सरकार के तौर पे, तो उनका भी समर्थन मिलेगा। आंध्र प्रदेश एनडीए को अगर उनकी सरकार बनती है तो वो सारे नंबर अवेलेबल कराएगा जो कि उनको मेजॉरिटी मार्क के पास ले जाए। इसमें ध्यान देने की बात यही है कि शायद उन 3 महिलाओं की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसके पहले नवीन पटनायक आ जाएंगे अगर कुछ कमी रहती है तो यहाँ पर माया, ममता और जयललिता का जो ट्रोइका है उसकी शायद जरूरत नहीं पड़ेगी नरेंद्र मोदी जी को। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे बिहार में, जहाँ काफी चर्चा है कि लालटेन फिर से जल रहा है। इस पर चर्चा करेंगे कुछ ही देर में। लगभग सभी ओपिनियन पोल्स अब तक ये अनुमान लगा रही है कि इस चुनाव में एनडीए सरकार बनाने में सक्षम रहेगी, लेकिन उसके लिए आज जिन 64 सीटों पर वोट डाले गए हैं उसमें उनकी नैया पार होना बहुत ही जरूरी है, और इस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। पुरुषोत्तम अग्रवाल जी, आपने बात की बिहार की पहले सेगमेंट में और बहुत ब्रीफली उस पर हमने टच किया, लेकिन बिहार में जो स्थिति पैदा हो रही है 2009 के मुकाबले बिल्कुल बदल गई है। पासवान जी अब बीजेपी के साथ आ गए हैं, जेडीयू और बीजेपी में स्प्लिट हो गया है और लालू यादव लास्ट मिनट कहीं पर उभर कर आ रहे हैं। इस सब का असर आपको क्या दिख रहा है इन 7 सीटों में? देखिए, एक तो जो आपने बात कही चुनाव सर्वे की, इस चुनाव की एक विशेषता ये भी है कि ये चुनाव लगभग 40 दिन चला है और सर्वे जो भी हुए हैं विभिन्न प्रकार के वो उसके पहले हुए हैं। दूसरी बात ये कि 40 दिन चलने वाले चुनाव में माहौल बदलता है, नए इशूज आ जाते हैं, नई बहसें आ जाती हैं, नए विवाद और झगड़े जो है नेताओं के सामने आ जाते हैं और इससे फर्क पड़ता है। और ये फर्क हम बिहार में बहुत साफ तौर से देख सकते हैं। जबकि जब शुरू हुई थी चुनाव की प्रक्रिया या उसके पहले, तो लोग ये मानकर चल रहे थे और नीतीश कुमार को ये एहसास नहीं था, लेकिन लोगों को था कि जो वोट उनको वहां मिले वो उनको अकेले को नहीं बल्कि भाजपा के साथ गठबंधन के कारण मिले थे। और इसीलिए पासवान जैसे लोग भाजपा के साथ गए, क्योंकि उनको लग रहा था, क्योंकि पासवान बिना ऑफिस के रह नहीं सकते, तो उनको लग रहा था कि इस बार शायद भाजपा के साथ नैया पार लग जाए, तो वो गए। लेकिन जैसे जैसे स्थितियां बदली और जैसा भी हमारे वेणु जी ने बताया, यही स्थिति बिहार की भी है कि जो असली इशूज है और जो पिछले कई दिनों में विमर्श में बहस में आए हैं, उनके चलते लालू यादव को एक तरह का रिसर्जेंस हासिल हुआ है। दूसरी बात, एक तमन्ना मैं कहना चाहता हूं, वो केवल बिहार पर नहीं बल्कि बीजेपी के पूरे कैंपेन पर लागू होती है जी। बीजेपी ने आज ही नहीं बल्कि 2004 में भी, 2009 में भी, 2014 में भी चुनाव को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में बदलने की कोशिश की है। बीजेपी के मित्र ये भूल जाते हैं कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में प्रेसिडेंट चुना जाता है और उसके बाद वो अपनी टीम चुनता है।
इसलिए मैं इस बात का कोई सवाल ही नहीं है कि लोकल उम्मीदवार है या नहीं, वहां होता ही नहीं है। लेकिन यहाँ तो आप चाहे जितना भी बना लें, लेकिन अंततः आपको चुना जाना है 250 या 250 सदस्यों के साथ, और इसलिए यहाँ लोकल फैक्टर भी काम करते हैं। कैंडिडेट की अपनी जो स्वीकार्यता है या अस्वीकार्यता है वो भी काम करती है। और इसीलिए मैं अपनी बात फिर से दोहराऊंगा कि बिहार और उत्तर प्रदेश के बारे में भाजपा का जो कैलकुलेशन था, जो गणित था, वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ा है। और उस कमजोर पड़ने में लालू यादव ने जो जमीन फिर से हासिल की है, उसका बहुत बड़ा योगदान है। जी, तो रामचंद्रन जी, आपके मुताबिक इस बिग पिक्चर में 170 और 200 के बीच का जो गैप है, जो एनडीए के लिए आ सकता है फाइनल नंबर में, और यहाँ पर ओपिनियन पोल्स का हम सहारा ले रहे हैं क्योंकि गणित वहीं से आ रही है, बाकी सब स्पेक्यूलेशन ही है। वो जो गैप है और वो बहुत बड़ा डिफरेंस बना सकता है कि अगर एनडीए की सरकार बनती है नहीं, किस तरह की बनती है और कितने स्ट्रेंथ के साथ नरेंद्र मोदी पीएम बनते हैं या नहीं। क्या वो 30 या 32 या 40 सीटों का अंतर आज के फेज से डिसाइड होगा? देखिए, मेरे ख्याल में 30 या 40 सीटों का अंतर तो ऑलरेडी बना हुआ है। ये जो सीट 105 सीट आज और 12 तारीख को जाएंगी, इसमें बीजेपी को अगर अच्छी तरह रिजल्ट ना निकला तो उनका जो गैप है 272 का, वो बढ़ेगा, कम नहीं होगा। आज की स्थिति कुछ 1.5 घंटे पहले की जो स्थिति है, उसमें एक बीजेपी का जो एक एंथुजियाज्म था, उसमें मैंने नोटिस किया कि कुछ काफ़ी कम हुआ है। अब वो 230 या 240 अपने आप की बात नहीं कर रहे, वो बात कर रहे हैं 200 या 210 के बीच में। अगर वो खुद घट के 35-40 सीट घटा के 200 या 210 पे आ गए, और जो बात आप दोहरा रही हैं पोल्स के मुताबिक कि उसमें 180 और 200 के बीच में आप एनडीए की बात कर रहे हैं, बीजेपी के लोग बीजेपी की खुद की सीटें बात कर रही है। तो मेरे ख्याल में ये कंफ्यूजन अभी सब में है, बीजेपी के अंदर भी है, बीजेपी के बाहर भी है। और ये जो आखिरी के 2 चरण हैं, ये मेक और ब्रेक का सिचुएशन रहेगा मोदी साहब के लिए और बीजेपी के लिए। तो एमके वेणु जी, अगर ये इतने डिसाइसिव फेजेस हैं और एक ही फेज अब बच गया है, किस तरह की पॉलिटिक्स आप होते देखते हैं फिर अगले कुछ दिनों में? क्योंकि जैसे रामचंद्रन जी ने भी कहा, ये मेक और ब्रेक फेजेस है। 8वें फेज में जो हो गया वो हो चुका, अब बचा है 9th फेज। देखिए तमन्ना, मुझे ये लगता है, और मैंने एक रिपोर्ट भी पढ़ी थी इकोनॉमिक टाइम्स में, कि बीजेपी ने अपनी एक इंटरनल एग्जिट पोल करवाई। जो भाई इनके कार्यकर्ता तो वहाँ लोग वोट देके जाते हैं, तो उनसे अपनी तरीके से पूछा होगा उन्होंने, और उन्हें ये पिछले 2 चरण में लगा कि इतनी उन सीटें नहीं आ रही जितनी उन्होंने प्रोजेक्ट किया था, और जितनी कुछ पोल्स भी प्रोजेक्ट कर रही है, जो 240 जो केवल बीजेपी को अपने आप से। उसके बाद हमने देखा पिछले 48 घंटे में ये आजमगढ़, अमित शाह का स्टेटमेंट कि आजमगढ़ एक टेररिज्म का हब है। फिर मोदी जी ने अपना एक फैजाबाद में एक रैली एड्रेस के पीछे राम का इमेज और टेम्पल, जिसको लेके वो बीजेपी ने कहा भी कि ये गलती हुई है, मिस्टेक है। और ये जो कास्ट और कम्युनिटी कार्ड, मैं देख रहा हूँ कुछ डेस्परेशन पिछले 48 घंटे या 72 आवर्स में कुछ डेस्परेशन दिखा है। उसका केवल यही कारण है तमन्ना की ईस्ट यूपी की जो 33 सीटें जो इस चरण और अगली चरण में हैं, उसमें कम से कम बीजेपी को 20 या 22 सीटें को लाना, 23 सीटें लाना जरूरी है अगर ये 240 तक पहुंचना चाहते हैं। और वो मुझे होता दिख नहीं रहा, और मुझे लगता है कि ये 200 के आसपास ये अटक सकते हैं। उसके बाद भी सरकार बना लेंगे। जैसे संजय पुगला ने बोला कि आंध्र से इनको सारे जो पार्टीज हैं किसी से भी सपोर्ट मिल सकता है, मगर वो बात नहीं रहेगी जो ये लोग पहले सोच रहे थे कि एक या 2 अलायंस के साथ स्टेबल सरकार बना ले। अगर 200 या उससे नीचे थोड़ा अटकते हैं तो 3, 4 या 5 अलायंस की जरूरत होगी। फिर उसमें वो मामला फिर दूसरा रहेगा। फिर नरेंद्र मोदी उसमें अपने कुछ अलायंस के भी कुछ
कुछ प्रिजनर बन के भी रह सकते हैं। जी और बिहार का भी मैं जी बिहार में भी ये इन्होंने सोचा था कि बीजेपी को पिछले बारी मेरे ख्याल 12 सीटें मिली थी, वो सोच रहे थे कि एटलीस्ट 25 या 26 मिलेंगी और 15 सीटों का इजाफा हो सकता था। मगर अब बिहार में भी लालू का जो लेट रिसर्जेंस हुआ है उस वजह से अब तो लोग कह रहे हैं कि लालू 17, 18, 19 और बीजेपी भी शायद 18, 19, 17, 18 के रेंज में आ सकती है, ये कहा जा रहा है। और ये बीजेपी वाले खुद बिहार में एडमिट कर रहे हैं कि लालू का रिसर्जेंस हुआ है वहां पे। जी संजय, जिन 33 सीटों की बात एम के वेणु ने की, उनमें 2009 में बीजेपी को 4 मिली थी। क्या आपको लगता है कि एक रियलिटी चेक शायद बीजेपी में भी दिखाई दे रही है और इसलिए अगले कुछ दिनों में 12 मई के पहले और पुश और प्रेशर दिखेगा? बिल्कुल, इसीलिए पिछले दिनों जिसको कहा जा सकता है कि वो जो कहते हैं कि वॉकिंग ऑन द एज, लगातार कुछ ना कुछ ऐसे काम या बयान या गतिविधियां बीजेपी की तरफ से हो रही हैं जो विवाद पैदा करें। चुनाव आयोग से भी आमना सामना हो जाए तो हो जाए, कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, लेकिन ये समझने की बड़ी जरूरत है कि ये रिस्क किस चीज का ले रही है, ये लास्ट पुश किस चीज का है। ये है कि हम नंबर अपने कैसे मैक्सिमाइज करें। अब डिस्कशन ये नहीं है कि एक कैसी भी एक कोएलिशन सरकार तो इनके नेतृत्व में बन रही है, लेकिन कम से कम निर्भरता हो गठजोड़ के सहयोगियों पर, इसकी ये सारी मारामारी है। बिहार पे सिर्फ मैं एक पॉइंट कहना चाहूंगा, और वो ये कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि लालू यादव और कांग्रेस का जो गेन है वो ज्यादा बड़ा गेन नीतीश कुमार की कीमत पर है, न कि बीजेपी की कीमत पर। वेणु बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि 25 सीट का अगर अनुमान था तो घट करके 17-18 हो जाएगा, लेकिन यही पर वो आंकड़ा है कि इनका लॉस कोई इतना बड़ा नहीं है कि इनके पूरे गणित को बिगाड़ दे। क्योंकि अगर हम बिहार का 5 का लॉस जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं बीजेपी के टोटल पिक्चर में, तो उसी अनुमान के आधार पर महाराष्ट्र का जो 4-5 का गेन है उसको हम जोड़ नहीं रहे हैं। इस वक्त नेट नंबर पे बिहार के कारण बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। जो बड़ा फर्क अब पड़ना है वो ये है कि हम अपनी सीटों को मैक्सिमाइज कैसे करें। इसीलिए पहले धर्म, बीच में विकास, उसके बाद जाति और उसके बाद चुनाव आयोग के सामने बागी सुर, ये सब इसीलिए आ रहे हैं कि इस इलाके में, हार्टलैंड में किस तरीके से हम अपनी सीटों को मैक्सिमाइज करें। लड़ाई सिर्फ मैक्सिमाइज करने की है। तो यानी लड़ाई इस अंतर की कि क्या एक बहुत ही स्टेबल सरकार बनेगी या थोड़ी सी डिपेंडेंट सरकार बनेगी, ये कहना है संजय पुगलिया जी का। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए आज। नमस्कार।